तो यार हमारा जो प्यारा अर्थ है ना वो आसमान से दिखने में नीला दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि यार 3/4 यानी तुम कह लो 71% ये जो अर्थ है ना वो पानी से ही भरा हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारा अर्थ जो है पानी पानी है। बट दुख की बात यह है कि ये पानी हम पी नहीं सकते। पानी तो बहुत है हमारे पास बट ये सारे नमकीन पानी है यानी कि ओशन वाटर है 97% के आसपास। तो हमारे पीने लायक पानी बस 3% है जो कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के फॉर्म में पाया जाता है। ग्राउंड वाटर बोले तो जो जमीन के अंदर से निकलता है जैसे कि कुआं या नल से जो निकालते हो तुम, और सरफेस वाटर बोलो तो जो नदियों और झीलों पे पाया जाता है वो पानी है सरफेस वाटर। अब देखो मैंने माना कि फ्रेश वाटर का अमाउंट कम है हमारे पास बट खुशी की बात यह है कि ये पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ क्योंकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है तो इसके खत्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब मुझे पता तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों यार। तो इसे तुम्हें समझने के लिए जानना पड़ेगा क्या होता है वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आई नो तुमने बचपन में पढ़ा होगा बट जैसे मैं आज तुम्हें समझाऊंगा ना तुम कभी भूलोगे नहीं। देखो यार मैं सुबह उठ के ना जाता हूँ लघु शंका करने अपने पड़ोस के झील पे। ओए हिंदी में 7वीं फेल, तेरा हिंदी आज कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। ठीक है मूत्र विसर्जन करने जाता हूँ। तो इस झील को ना मैंने ही भरा है हर सुबह की मेहनत से। बट देखो ये जो झील का पानी है ना ये धूप के गर्मी के कारण गैस बन के इवोपोरेट हो जाता है ऊपर, जिस प्रोसेस को कहता है इवापोरेशन। अब उसके बाद ये पानी ऊपर जाने के बाद ये क्लाउड फॉर्म ले लेता है जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, और फिर ये बारिश बन के मेरे ही सर पे गिर रहा होता है और इस प्रोसेस को कहता है प्रेसिपिटेशन। बट यहाँ सबसे दुख की बात ये है कि देखो जो मैंने सुबह सुबह जाके लघु शंका किया ना वही तो मेरे ऊपर गिरा, और इसीलिए मुझे बारिश कभी भी पसंद नहीं है। हाँ यार मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे तो दुख उन लोगों के लिए लगता है जो बारिश देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और बारिश के बूंदों को अपने मुंह से पीने लगते हैं। यार सोच लो यार तुम क्या पी रहे हो, क्या पता वो मेरा लघु शंका ही हो। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? देखो यार सीरियसली मत लेना मेरे बातों को, जोक सपाट को छोड़ते हैं। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब मेरा लघु शंका ही इतना रिसाइकिल हो रहा है तो इतने सारे पानी है वो तो इनफ है ना हमारे लिए, कभी ख़त्म ही नहीं होगा क्योंकि एक साइकिल की तरह घूमता रहता है। अच्छा बीबी, अगर वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है तो दुनिया भर में पानी की इतनी कमी क्यों है? इतना वाटर स्कैरसिटी हमें क्यों देखने मिलता है? मैंने कई सारे रिपोर्ट्स पढ़े हैं जहाँ 2025 तक 2 बिलियन लोग एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी को फेस कर सकते हैं, और कई सारी जगह से तो मुझे ये भी सुनने मिला है कि वर्ल्ड वॉर 3 तो भाई पानी के कारण ही होगा। तो ऐसा क्यों बेबी, जल्दी बताओ मुझे। अबे यार रुक जाओ, बता रहा हूँ। देखो चलो अब तुम मान लो कि तुम बैंगलोर जैसे एक बड़े सिटी पे रहते हो जहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ तो पानी की कमी होगी ना भाई, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। तो इस तरीके का जब प्रॉब्लम होता है इसे कहते हैं हम क्वांटिटेटिव रीजंस फॉर वाटर स्कैरसिटी। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं, मान लो कि तुम यमुना या गंगा के पास रहते हो, पानी तो बहुत है तुम्हारे पास बट क्या तुम यमुना का पानी पी सकते हो? नहीं यार वो बहुत ही गंदा है। हालांकि अब गवर्नमेंट काम कर रहा है उसे सुधारने में बट लिटरली तुम उस पानी को पी नहीं सकता अभी तो ये जो है ये एक क्वालिटेटिव रीज़न है जिसके वजह से वाटर स्कैरसिटी होता है। पानी होते हुए भी तुम इस पानी को पी नहीं सकते, इसके वजह से तुम स्कैरसिटी फेस कर रहे हो। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि पानी की कमी के कारण बस दो ही है, एक क्वालिटेटिव रीज़न है एक क्वांटिटेटिव रीज़न है। बट यार सीबीएसई वाले तुम्हें इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाले, क्वेश्चन घुमा के आएगा, कई तरीके से आएगा। और देखो यार ये चैप्टर ना कई सालों बाद बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो यार सीबीएसई वाले अलग अलग तरीके से क्वेश्चन काट सकते हैं, तो हमें इस चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा। बी पेशेंट, बी बकचोद। और यार अगर तुम्हें अपना बाप का घुसंड नहीं खाना है ना तो हेडफोन लगा लो या घर के कोई कोने पे जाके बैठ जाओ, वरना आगे मैं नहीं ले रहा जिम्मेदारी। सही में बता रहा हूँ। तो कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी में पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव रीजंस को। पहला तो देखो पॉपुलेशन यार हद से ज़्यादा बढ़े जा रहा है बट पानी तो हमारे पास लिमिटेड है, वही 3%। तो तुम सोचो पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, पानी हमारे पास लिमिटेड है तो वाटर स्कैरसिटी तो होना ही है ना भाई। दूसरा रीज़न देखो एग्रीकल्चर में ना पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है वाटर का एग्रीकल्चर में। फिर तीसरा देखो डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन तो बहुत हो रहा है बट पानी हमारे पास अगेन लिमिटेड है तो इसके कारण भी वाटर का स्कैरसिटी हमें देखने मिलता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत आसान है, क्वांटिटेटिव रीजन जो है वाटर स्कैरसिटी का वो तो 3 है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, दूसरा एग्रीकल्चर के कारण और तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के कारण। हाँ
बट क्या पता यार, सीबीएसई वाला चचा तुम्हें पूछ देगी बताओ एग्रीकल्चर के कारण कैसे वाटर स्कैरसिटी हो रहा है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के कारण कैसे वाटर स्कैरसिटी हो रहा है, तो उसे भी देख लेते हैं। पहले यार देखो एग्रीकल्चर के कारण क्यों, तो देखो वाटर का ना डोमेस्टिक यूज़ है, यानी कि घर में यूज़ करते हैं हम, इंडस्ट्रीज पे यूज़ करते हैं और एग्रीकल्चर पे यूज़ करते हैं, राइट। अब देखो इनमें से ना एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लगभग जितना भी हमारा फ्रेश वाटर है ना इसमें से 70% एग्रीकल्चर पे देना होता है। ऊपर से ये बढ़ता हुआ पॉपुलेशन का डिमांड को पूरा करने के लिए फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करना चाहते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। ऊपर से देखो ये जो फार्मर्स लोग होते हैं ना, ये यार कुआं खोद के ना पानी निकाल के अपने जो एग्रीकल्चरल फील्ड में डालने लगते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े। अब इससे देखो क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना हमारा वो भी कम रहा है। देखो सरफेस वाटर कम था तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम जाए ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन कैसे क्रिएट कर रहा है वाटर स्कैरसिटी। देखो जिस तरीके से एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उस तरीके से इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। यहाँ तक कि जो इंडस्ट्रीज़ को चलाना होता है उन्हें जो पावर देना होता है वो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी से ही पावर जनरेट करते हैं, जिसे तुम कह सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। पानी से जो बिजली बनाया जाता है उसी को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो अर्बनाइजेशन भी होता है। तो अर्बन सेंटर्स में क्या होता है, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होता है ना वो लोगों के पास अपना पंपिंग मशीन होता है जिससे कि वो पानी निकाल सकते हैं ग्राउंड वाटर लेवल से। अब अपना मनमर्जी कर रहे हैं, हर कोई पानी निकाले जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ पे भी यूज़ करे जा रहा है, तो अल्टीमेटली भाई जब सब मनमानी करेंगे ना तो वाटर स्कैरसिटी तो होना ही है ना भाई। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये जो मैंने तुम्हें बताया ना अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो टोटल जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है ना इसमें से इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा तो आंसर तुम्हें देना है। मैं इतना क्वेश्चन पूछता हूँ तो बट तुम लोग यार रेस्पॉन्स ही नहीं करते, मुझे बहुत गंदा लगता है यार। रेस्पॉन्स क्या करो, मैं एफर्ट लगा रहा तुम भी लगाओ, एक तरीके से मैं ये प्रैक्टिस टाइप के लिए दे रहा हूँ तुम्हें, बट तुम लिटरली यार कमेंट पे बकचोदिया करते हो बट आंसर नहीं देते, मुझे बुरा लगता है। दोनों चीज़ें क्या करो यार। फिर यार बात करते हैं क्वालिटेटिव रीजंस का जिसके वजह से वाटर स्कैरसिटी हो सकता है। क्वालिटेटिव मैंने बताया तुम्हें, एक ऐसे सिचुएशन में गिर जाते हो तुम्हारे चारों ओर पानी होते हुए भी तुम उस पानी को पी नहीं सकते क्योंकि वो पानी पल्यूटेड है, या फिर तुम कह सकते हो उसका क्वालिटी जो है वो बहुत ही गंदा रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये गंदा होता कैसे है। तो देखो इसमें भी देखो हमारा हाउस होल्ड और जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्टेजेस है उसे हम पानी में फेंक देते हैं तो इससे भी पानी गंदा हो जाता है, पहला चीज़। दूसरा एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर में भी हम कई सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पानी देखो जाके नदियों में मिलता है और उसे भी पल्यूट कर देता है। तो तुम कह सकते हो एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज़ के कारण ही ये जो पानी है ये गंदा होता है। अब देखो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, पानी है हमारे पास बट वो गंदा है या फिर हम कर रहे हो उसे गंदा, अल्टीमेटली सही से बोलूँ तो मैं, तो इसे रोकना तो ज़रूरी है ना भाई। तो गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए एक प्रोग्राम लाया है, जल जीवन मिशन। अब ये जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया था अगस्त 15, 2019 को। अब इस प्रोग्राम का गोल ये था कि इंडिया में जो गाँव के इलाके हैं जहाँ पानी का क्वालिटी बहुत ही गंदा रहता है वहाँ हम पाइप से पानी पहुँचाएँगे, साफ पानी, जिससे कि लोगों का क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। साफ पानी पिएंगे, बीमारी कम होगा तो ऑब्वियस सा बात है जो रहने का तरीका है वो भी सुधरेगा। अब इसके अंदर में गवर्नमेंट का मकसद ये था कि एटलीस्ट 55 लीटर जो है वाटर हर एक पर्सन को डेली मिले। बहुत सिंपल है, पाइप लगाएंगे घर घर में और हर लोगों को 55 लीटर पानी मिलना चाहिए रोज़। दैट्स द मकसद ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आखिर में सवाल जो उठता है कि हमें क्यों वाटर को कंजर्व करना चाहिए या मैनेज करना चाहिए, तो बहुत सिंपल है। तुमने इतना सारा चीज़ें समझ लिया, अब तुम आसानी से बता दोगे कि देखो मैनेज नहीं करेंगे तो हेल्थ हैजार्ड यानी कि बीमारियों का खतरा है यार। पानी ही तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे लिए। ह्यूमन बॉडी भी आएगा 70 to 80% पानी से बना हुआ है, तो अगर वही हम गंदा पिएंगे तो बीमारी तो होगा, ऑब्वियस सा बात है। फिर देखो फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने के लिए हमें पानी को बचाना ज़रूरी है। और आखिर में अगर हमें अपने नेचुरल इकोसिस्टम को बचाए रखना है ना तो पानी को तो कंजर्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इकोसिस्टम में जो भी चीज़ है वो पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या एनिमल एंड ह्यूमंस हो। सो कंजर्व करना तो पड़ेगा ही। अभी देखो पानी का कंजर्वेशन करने से लेके मुझे एक बात याद आया, मैंने एक आंदोलन का शुरुआत किया है, साल में एक बार नहाओ आंदोलन।
मैं चाहता हूँ कि ये आंदोलन देश भर में फैले और जितने भी सिंगल लौंडे हैं वो इस आंदोलन का समर्थन करें। यहाँ लोग पानी की किल्लत से मर रहे हैं, हम क्यों नहा के पानी को बर्बाद करें। हाँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि देश भर में जितने भी सिंगल लौंडे हैं इस आंदोलन का समर्थन करें और साथ ही साथ मोदी जी को ट्विटर पे टैग भी करें। और मेरा मोदी जी से ये गुजारिश भी है, जितने भी इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को हर दिन नहाने के लिए फोर्स कर रहे हैं ना, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्पेशली जो बंगाली पेरेंट्स हैं ना, जिन्हें लगता है कि नहाने से ही सक्सेस का शुरुआत होता है, उनके ऊपर 4 लाख का जुर्माना और साथ ही साथ अपने बेटे को iPhone 14 खरीदने तक का नौबत आ जाए। तो यार पूरे जोरों शोरों से इस मूवमेंट का सपोर्ट करो देश भर में। ठंडी आ रही है, बस कमेंट सेक्शन और ट्विटर पे ये फैल जाना चाहिए। हैशटैग साल में एक बार नहाओ आंदोलन। मोदी जी को टैग करो, सबको टैग करो। बढ़ते आगे। अब तुमने ये तो समझ लिया कि चलो ठीक है, पानी को कंजर्व करना चाहिए, वो ज़रूरी है, बट करे कैसे? तो देखो, एंशियंट टाइम पे क्या होता था, सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया जाता था पानी को कंजर्व करने के लिए। आई नो थोड़ा भारी वर्ड इस्तेमाल कर दिया, नहीं, सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। इसको ऐसे समझो कि पानी जो होता है, फ्लो होता है, अब इसे रोक के एक जगह पे इकट्ठा रखना होता है ना, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारा डैम जो है वही काम करता है, रिजर्वॉयर्स पहले समय पे होता था, कैनाल्स इरिगेशन के लिए जो होता है, ये सारी चीज़ों को तुम कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अभी जो है देखो, बुक के अंदर में कुछ पुराने जगहों का नाम दिया हुआ है जहाँ हमें देखने मिलता था ये जो सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। अब जैसे 1st सेंचुरी BCE में एक जगह था श्रृंगावीरापुरा, इलाहाबाद के आसपास, जिसका नाम चेंज करके आज के प्रेजेंट डे पे प्रयागराज कर दिया गया है। तो यहाँ हमें सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स देखने मिला है, जो कि जो गंगा रिवर से जो पानी होता है उसे चैनलाइज करके एग्रीकल्चर पे इस्तेमाल किया जाता था। अब मैं यहाँ पे यूपी के लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, भाई ये प्रयागराज का मतलब क्या होता है, बताना मुझे ज़रूर। दूसरा हमें फिर देखने मिलता है जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम होता है, वहाँ में हमें अलग अलग तरह का डैम, लेक, इरिगेशन सिस्टम देखने मिला था जो कि उस समय में बनाया गया था। फिर देखो, हमारा जो साउथ का पार्ट है ना इंडिया का, वहाँ हमें इरिगेशन सिस्टम्स का एविडेंस देखने मिला था। जैसे कि यार जो ये कलिंगा है एक जगह, यहाँ पे देखने मिला था। फिर नागार्जुनाकुंडा आंध्र प्रदेश, और भी बहुत ज़्यादा नाम है। फिर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th सेंचुरी पे भोपाल लेक को बनाया गया था, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक था। समझ रहे हो, एक जब नेचुरली बनता है तो अलग चीज़ है, खुद से बना हुआ लेक है, बट आर्टिफिशियली मतलब हमने उसे बनाया था और ये बहुत ही बड़ा था उस समय का। ठीक है, तो इसे याद रखना, MCQ में पूछा जा सकता है कि 11th सेंचुरी पे क्या बना था, तो भोपाल लेक बना था, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक था। फिर यार 14th सेंचुरी में ना दिल्ली पे एक जगह है हौस खास, वहाँ पे पानी को जमा करने के लिए टैंक का कंस्ट्रक्शन किया गया बाय इल्तुतमिश, जिसे बनाया गया था वाटर सप्लाई करने के लिए श्री फोर्ट एरिया पे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो कि एंशियंट टाइम पे वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए कह सकते हो या फिर कंजर्व करने के लिए बनाए गए थे। अब देखो, शॉकिंग बात यह है कि आज के समय में भी हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जो डैम है ना, इसे तो हमने काफ़ी इंटेंसिवली इस्तेमाल किया है। नहीं, सही में अगर हमें एग्रीकल्चर जो होता है उसमें इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, हम डैम से लेते हैं। हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, हम डैम से बनवाते हैं। हमें अगर इंडस्ट्रीज और घर घर तक पानी पहुंचाना है, तब भी हम डैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें फ्लड कंट्रोल करना है, फिर भी हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तुम देख रहे हो, अलग अलग मल्टीपल पर्पजेस के लिए हम डैम को बनाते हैं। एक प्रोडक्ट को बनाओ और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स, और इसीलिए इस डैम को कहा जाता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। सो आगे हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अभी क्या है ये नहीं है, अगर तुम्हारे एग्जाम पे आ जाता है, बताओ मल्टीपर्पज़ डैम क्या होता है। देखो, मैंने जैसे बताया कि डैम ही होता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इससे ही अलग अलग चीज़ों को कर सकते हो। तो डैम का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बन सकता है, एक बैरियर क्रिएट करता है वो, जो कि पानी को रोकता है। तो बैरियर कैसे क्रिएट होता है, एक रिजर्वॉयर टाइप का बनता है। देखो, तुमने यार जनरली सोचा होगा कि डैम को जिस तरीके से दिखता है, जहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि पानी को रोकता है, बट डैम बस इतना तक सीमित नहीं है। डैम ना इससे भी काफ़ी बढ़ के है, जो कि तुम इस पिक्चर पे देख पा रहे हो। एक तरीके से एक रिजर्वॉयर टाइप का बनता है, चारों तरफ से एक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जहाँ पानी को स्टोर किया जाता है, ताकि अगर कोई भी यूज़ के लिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, कुछ भी चीज़ों के लिए तुम इस चीज़ों का इस्तेमाल कर पाओ। चीज़ यानी पानी का इस्तेमाल कर पाओ। ऑब्वियस सा बात है, हम पानी को रिजर्वॉयर बना के
स्टोर करता है। अब जो भी मैंने यहाँ पे तुम्हें एनिमेशन के द्वारा बताया ना, उस चीज़ों को मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट बना के दे दिया है, तो तुम यहाँ से पढ़ के आराम से तुम कर सकते हो। बस यहाँ में एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि एग्जाम्पल, ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ना, उसका एग्जाम्पल, तो इंडिया में एक डैम बना हुआ है भाखड़ा नंगल डैम, जो कि सतलुज व्यास वेशन रिवर के पास बना हुआ है। अब ये भी एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, यानी कि इसका भी कई सारे यूज है, जैसे कि इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है समझ लो, और साथ साथ इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद और एक है महानदी बेसिन पे एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो इसका काम क्या है, वाटर कंजर्वेशन और फ्लड कंट्रोल। ठीक है, अब तुम्हें ये चीज़ पता चला कि ये डैम जो बनते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे लिए। एक चीज़ करते हैं जिससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट होता है, और इसीलिए ना इन चीज़ों को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये डैम ना टेम्पल है मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, देखो वो गलत भी नहीं थे, सही में डैम ने काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया है। बट जैसे हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता, कमियां सबके अंदर होता है, और देखो कभी कभी कुछ चीज़ होता है जिसके अंदर में फ़ायदे से ज़्यादा कमियां ज़्यादा होता है, तो डैम उन प्रोजेक्ट में से एक है। और इसी चीज़ की वजह से डैम का काफ़ी अपोज देखने मिलता है हमें देश भर में। जहाँ भी तुम्हें डैम बनता हुआ दिखेगा या प्रोजेक्ट का हम बात ही सिर्फ करने लगते हैं ना, इन्वायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप है, ये आके प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि नहीं तुम डैम नहीं बना सकते। डैम बनाओगे तो इससे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट होता है, आम लोगों को इफ़ेक्ट पड़ता है, जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसे भी इफ़ेक्ट होता है, साथ ही साथ जो फ्लोरा एंड फौना है, आसपास के जो जंगल है, उन्हें भी इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। इसीलिए खैर मैंने तुम्हें ज़्यादातर चीज़ तो बता ही दिया, फिर भी एक तुम सिस्टमेटिकली लिखोगे कैसे इस चीज़ को, कि अगर क्वेश्चन आ गया कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट या फिर जो बड़े बड़े डैम्स हैं, इन्हीं इंडिया में अपोज क्यों किया जाता है, इनका इतना विरोध होता क्यों है, तो अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। हाँ, अभी देखो हमने डैम बनाया और रिवर का पानी को रोक के रख दिया, फिर अचानक से हम इसे छोड़ भी दे रहे। अब ये करने के कारण ना जो रिवर का एक नेचुरल फ्लो होता है ना, उस पर ये इम्पैक्ट डालता है। तो जब पानी को हम रोक के रखते हैं ना, तो पानी के साथ मिट्टी भी बह बह के आ रहा होता है, और वो जो रिजर्वॉयर होता है ना ये डैम का, वहाँ आके जम जाता है। और जब ये ज़्यादा जम जाता है ना, तो इससे जो नेचुरल हैबिटाट है ना, जो एक्वेटिक लाइफ का, वो भी बर्बाद हो जाता है। और जो भी एक्वेटिक फोना होता है ना, जो उस पानी पर रहता है, वो वहाँ से माइग्रेट नहीं कर पाता, वही अटक जाता है, क्योंकि तुमने एक रिजर्वॉयर बना के उन्हें ब्लॉक कर दिया उसी जगह पे। और इससे यार जो आसपास के जो वेजिटेशन है वो भी फिर सबमर्ज हो जाता है, यानी कि वो भी डैम के अंदर ही भाई साहब निपट जाता है। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे। देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर तुम्हें स्पेसिफिकली रीजन पूछे ना, तो तुम बस जो ऊपर में लिखा हुआ है वही लिख देना, बट इन डिटेल तुम्हें अगर पूछे कि बताओ कैसे डैम क्रिएट होने से हमारे नेचर को इम्पैक्ट कर रहा है वो, तो यहाँ पे तुम पहले वो चीज़ स्टार्टिंग में लिखोगे कि हाँ देखो नेचुरल फ्लो भी कर रहा है डैम के बनने के कारण, और क्या क्या उसका मतलब इम्पैक्ट दिख रहा है हमें, ये 3 चीज़ या 4 चीज़ लिख दोगे तुम। सो अब तुमने इतना समझ लिया, अब दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और लार्ज डैम के बनने के कारण हमें देखने मिलता है कई सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट होता है, जैसे कि यार नर्मदा बचाओ आंदोलन, फिर ये तहरीर डैम आंदोलन, ये उसके एग्जाम्पल्स है। अब सवाल ये उठता है कि लोग आंदोलन करते क्यों है, ये प्रोटेस्ट करते क्यों है। देखो सबसे पहला चीज़ तो जब डैम बनता है ना, तो डैम के आसपास में जो लोग रहते हैं ना, उन्हें वो जगह छोड़ के चला जाना होता है, क्योंकि वहाँ में कभी भी और किसी भी तरीके से डैम का पानी लीक होने के कारण लाखों लोग मर सकते हैं। तो गवर्नमेंट आसपास का जो सेटलमेंट होता है ना, उसे हटा देता है। तो जब लोग डिस्प्लेस होते हैं ना, तो उन्हें जो अपना रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे थे लोग, किसी का ज़मीन होगा, किसी का कोई जंगल, किसी का कोई घर बना हुआ होगा, कोई बिजनेस चल रहा होगा, वो सारी चीज़ों को छोड़ के उन्हें जाना पड़ता है। अब देखो ये लोग इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, डैम बन रहा है जिससे कि देश का डेवलपमेंट होगा, बट उनका फ़ायदा उन्हें नहीं मिलता है। इन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है बड़े बड़े फार्मर्स को, जो कि डैम बनने के बाद उसका पानी का इस्तेमाल करेगा अपने एग्रीकल्चर पे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि उस डैम के बनने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा उसका इस्तेमाल करेगा अपने इंडस्ट्रीज़ पे। और अर्बन सेंटर्स को, गरीबों को फ़ायदा नहीं मिलता है जो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए देखो जब मैं NCERT पढ़ रहा था ना, तो ये जो स्टेटमेंट है मेरे दिल को छू गया। वी आर द ओनली वन चोजन टू मेक सेक्रीफाइस फॉर आवर नेशन। देख रहे हो, मतलब क्या हम ही है क्या जो कि अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करेंगे? क्या ये लोग नहीं कर सकते? बी ऑनेस्ट, बहुत बुरा लगता है यार। कभी कभी तो सोचता हूँ यार कहीं सुपर पावर होता ना मेरे पास, तो भाई साहब। तुम सब हमारे पैरों की धूल हो। हम विनाश के देवता हैं बेवकूफ इंसानों, और तुम लोग मुझे इस तरह परेशान नहीं कर।
फिर हम अब देखते हैं कि डैम बनाने के कारण तीसरा क्या इम्पैक्ट होता है। देखो पानी ही पानी है तुम्हारे पास, तो फार्मर सब क्या कर रहे हैं, अपना क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। जहाँ वो पहले फूड क्रॉप प्रोड्यूस करते थे, अब प्रोड्यूस कर रहे हैं कैश क्रॉप। अब इसके वजह से देखो दो प्रॉब्लम हो रहा है। पहला तो देखो हमने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर दिया और अब ऐसे क्रॉप उगा रहे हैं जहाँ पानी ज़्यादा चाहिए। तो जब ज़्यादा पानी हम देंगे एग्रीकल्चर पे, तो वो क्या कर रहा है, जो ज़मीन है ना उसके अंदर में नमक का कंटेंट बढ़ रहा है, और इस बढ़ने के कारण उस ज़मीन का जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो खो देगा, और अल्टीमेटली वो ज़मीन क्या हो जाएगा, एक बंजर ज़मीन, जो कि फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए बेकार रहेगा। और फिर दूसरा चीज़ देखो, जहाँ डैम बन रहा है वहाँ पानी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग कमाएंगे ज़्यादा क्योंकि वो कैश क्रॉप उगा रहे हैं, तो वो अमीर हो जाएंगे। और जहाँ डैम नहीं है वहाँ के फार्मर गरीब रहेगा। अब जैसे तुम एग्जांपल के लिए ले लो, जो फार्मर्स बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, आसाम की तरफ दिखते हैं वो ज़्यादातर तुम्हें गरीब दिखेंगे, और वहीं पे जो पंजाब हरियाणा का आसपास का जो फार्मर्स होता है वो अमीर होता है, क्योंकि वहाँ के फार्मर्स के पास पानी, जो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होता है, उनके पास अवेलेबल होता है क्योंकि आसपास डैम बना हुआ है। जबकि तुम इन इलाकों में देखो तो वहाँ पे पानी का किल्लत होता है। तो इसके कारण फार्मर्स के बीच जो एक सोशल गैप है वो बढ़ रहा है, रिच एंड पुअर का। अब फिर जो फोर्थ पॉइंट है, देखो ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ना, इसके कारण स्टेट्स के बीच भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का नाम सुना है तुमने? इसके अंदर में क्या होता है, पानी का जो शेयरिंग है ना उसको लेके झगड़ा होता है। अब इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट जो हुआ था उसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो क्या होता है, ये जो कृष्णा रिवर है ना, ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होता है और ये दो स्टेट्स को जाके मिलता है, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, अब महाराष्ट्र क्या कर रहा है, कई सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना रहा है, यानी कि डैम बना रहा है इस कृष्णा रिवर पे। इसके वजह से क्या हो रहा है, उसका जो पानी है ना, जो बह के आना चाहिए था इन स्टेट्स में, वो नहीं आ पा रहा है। अब नहीं आ पा रहा है तो इनके इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट पड़ रहा है, इससे इनके एग्रीकल्चर सिस्टम जो चल रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि देखो ना तुम, अगर वो डैम बना के पानी उधर रोक के रखेंगे तो इन स्टेट्स को तो पानी कम मिलेगा ना। तो इसके वजह से इन तीनों स्टेट्स के बीच एक डिस्प्यूट चल रहा है। और आखिरी और फाइनल चीज़ देखो, डैम बनाया है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे तुम क्या करना चाहते हो, लोगों का भला करना चाहते हो, तुम फ्लड कंट्रोल को रोकना चाहते हो, राइट। बट देखो तुम हिस्ट्री देख लो, स्पेशली मैं बात करूँ तो हमारे आसाम का 80% 90% टाइम हमारे आसाम में फ्लड आता है। क्यों पता है? डैम के कारण। डैम में क्या होता है, पानी ज़्यादा भर जाता है बारिश देने की वजह से, फिर वो डैम का पानी मजबूरन रिलीज़ करना पड़ता है, और जब इतना ह्यूज अमाउंट में पानी रिलीज़ होता है उससे ज़्यादा फ्लड क्रिएट होता है। देख रहे हो तुम। और ये सिर्फ स्टेट आसाम के साथ नहीं है, केरला में भी सेम केस होता है। और तुम भी बता सकते हो अगर कोई एग्जाम्पल तुम्हें पता है। तो मेरा कुल मिला के कहना ये है तुम लोगों से, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, जहाँ तुम डैम बनाते हो और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है बताते हो, बी ऑनेस्ट, ये एक फेलियर है जो लोगों को फ़ायदा से ज़्यादा लॉसेस देता है। तुम सोच के देखो, तुमने डेवलपमेंट के नाम पे पहले इतना कॉस्टली डैम बनाया, फिर उस डैम को बनने के बाद फ्लड आके तुमने एक अच्छा खासा डेवलप सिटी है, अच्छा खासा लोग रह रहे हैं, उन सबको तुमने डुबा दिया पानी से। तो लॉसेस किसका हुआ? हमारा ही हुआ अल्टीमेटली। तो अब ज़रूरत है एक अल्टरनेटिव का। तो यहीं पे देखो हमारे पास एक अल्टरनेटिव आता है कि चलो अगर डैम इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वाटर कंजर्वेशन को स्पेशली लेके, तो क्यों ना हम इंडिविजुअल लेवल पे ही वाटर कंजर्व करें, ताकि हमें डैम का इतना ज़रूरत ना पड़े और हम बिना डैम के ही अपने पानी को कंजर्व कर सकते हैं। तो वो अल्टरनेटिव था रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। देखो ये इकोनॉमिकली, सोशली और एनवायरमेंटली वाइबल था। अब तुम लॉजिकली सोच के ही देखो, अगर तुम इंडिविजुअल लेवल पे अपने रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हो तो ना ही इससे तुम एनवायरनमेंट को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो, ना ही सोसाइटी को कोई बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हो, और ये इकोनॉमी के लिए भी तो फ्री है ना भाई। तो यार ऑब्वियसली जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो एक बेस्ट अल्टरनेटिव है डैम्स का। तो अब यहाँ पे सवाल जो उठता है कि यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते कैसे है, क्या मेथड्स है जो हमें अपनाना चाहिए। अभी देखो ट्रेडिशनली ना जो हिली एंड माउंटेनियस रीजन होता है, जैसे कि मैं बात करूँ स्पेशली इंडिया के अंदर में हिमाचल, यहाँ में लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पहाड़ के नीचे पे गड्ढा खोन के रखते हैं, जहाँ क्या होता है जब बारिश आता है ना तो वो पानी आके यहाँ जमा हो जाता है, फिर इसी पानी को वो लोग चैनलाइज करते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड पे। फिर दूसरा तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जो कि हमें राजस्थान में कॉमनली देखने मिलता है। जो लोग क्या करते हैं, छत होता है ना उनका, उनके ऊपर में वो बारिश का पानी को स्टोर करते हैं और फिर उसी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कि तुम छत के ऊपर में कुछ एक स्ट्रक्चर सा बनाते हो जहाँ पानी जमता है, ठीक है। फिर हमें तीसरा तरीका देखने मिलता है बंगाल में। अब तुम्हें पता है कि बंगाल में फ्लड जो है फ्रीक्वेंटली आते रहता है जब भी ज़्यादा बारिश होता है। तो यार बंगाल के लोग तो तुम्हें पता है ऐसे भी बहुत स्मार्ट है। तुम्हारे सामने यहाँ पे नदी है, यहाँ पे इसे कोने से खोन दिया जाता है और इसे एक नाले की तरह
अपने एग्रीकल्चर फील्ड तक कनेक्ट कर दिया जाता है। अब देखो होता क्या है, जब बारिश देता है तो नदी में पानी भर जाता है। अब भरने के कारण ये जो तुमने एक नाला टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया ना, ये क्या करता है, पानी को नदी से तुम्हारे खेत तक जोड़ता है और इसी चीज़ को कहते हैं इनंडेशन चैनल। ठीक है, तुमने क्या किया, नदी से एक चैनल बनाया अपने खेत तक कि जब भी यार ज़्यादा बारिश होगा, फ्लड लाइक सिचुएशन बनेगा ना, तो ये जो पानी है ये ओवरफ्लो होकर मेरे खेत पे आएगा। तो देखा यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि जब तुम्हारे सामने डिफ़िकल्टीज हो उससे भी अपॉर्चुनिटी ढूंढो, तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है। फ्लड से भी तुम अपने खेतों को भर सकते हो जिससे कि तुम्हें इरिगेशन फैसिलिटी में आसानी होगा। क्या बात है यार। फिर देखो चौथा तरीका, ये स्पेशली जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है ना राजस्थान का, वहाँ देखने मिलता है। क्योंकि देखो वहाँ पानी का तो बहुत कमी होता है, पता है तुम्हें। अगर भी थोड़ा बहुत पानी गिरता है, बारिश होता है, तो लोग चाहते हैं कि ये पानी को हम स्टोर करके रख ले, ये पानी को हम वेस्ट होने नहीं देंगे। तो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड के आसपास में एक तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि वो पानी को स्टोर कर सके। जहाँ तुम देख पा रहे हो ये जो एरिया है, इसे एक स्ट्रक्चर टाइप का बना दिया गया है जिससे कि यहाँ पानी स्टोर होकर रह जाए जब भी बारिश हो। तो देखो इससे फ़ायदा क्या होता है, तुम्हारा जो एग्रीकल्चरल फील्ड है ना, वहाँ पे इतना टाइम से पानी जम के बैठता है, तो वहाँ पे एक मॉइस्चर नमी आता है जिससे कि तुम्हें एग्रीकल्चर करने में फ़ायदा होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि देखो बारिश आके चला जाएगा, बट ये पानी तो तुम्हारे पास जमा हुआ रहेगा। इस पानी को भी तुम इरिगेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि तुमने इसे जमा के रखा हुआ है एक तरह का स्ट्रक्चर बना के। देख रहे हो ना राजस्थान के लोग भी कितना स्मार्ट है। तो यार इंडिया में कहीं भी चले जाओ लोग बहुत स्मार्ट है। फिर यार देखो और एक तरीका राजस्थान में देखने मिलता है हमें, स्पेशली जो बीकानेर रीजन है ना, वहाँ पे लोगों का घर जो होता है ना, वो ट्रेडिशनली इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उनके घर के ना नीचे पे एक तरह का टंका या फिर टैंकी बना हुआ होता है। ठीक है, जहाँ क्या होता है बारिश का पानी जो है स्टोर किया जाता है और फिर इसी पानी को वो लोग ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जब भी पानी का कमी होता है। समझ रहे हो बात? तुम इस पिक्चर के साथ तुम समझ पा रहे होगे कि देखो ये है घर और घर के नीचे पे तुम्हारा एक टंकी है और ये टंकी क्या कर रहा है, जो बारिश का पानी है उसे जमा कर रहा है और जब भी ज़रूरत पड़े तो इस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है। अब देखो एक चीज़ जो तुम्हें जानना चाहिए और एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये चीज़, तो नोट कर लेना कहीं पे। राजस्थान में ना ये जो रेन वाटर को कहते हैं पलार पानी, यानी कि तुम कह सकते हो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर को पलार पानी या फिर रेन वाटर कहते हैं। तो याद रखना कि पलार पानी क्या है, तो रेन वाटर है या फिर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर को कहता है। दैट्स इट। अब एग्ज़ाम में कभी कभी ना टंकास का एडवांटेजेस पूछता है कि अगर तुम रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए टंकास का इस्तेमाल करते हो ना, तो इसका तुम्हें फ़ायदा क्या क्या देखने मिलता है। अभी मैंने टंकास का क्या एडवांटेजेस है इसके ऊपर ये नोट्स तो तुम्हें दे दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम किताबी नॉलेज तक लिमिटेड मत रहो, रियल एक्सपीरियंसेस से सीखो। और इसीलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। इसमें एक वीडियो है जहाँ में एक राजस्थान का फार्मर ना बता रहा है सही में कि टंकास का क्या क्या फ़ायदा मिलता है उसे। रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, काफ़ी कुछ तुम सीख पाओगे उससे। लिटरली मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को देखो और सीखो। अब मैं यार सीधा भर रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने तुम्हें, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और मजे तो मिलेंगे ही तुम्हें जानने के बाद। जैसे कि देखो जो पहला है कि देखो मेघालय का नाम सुना है तुमने, इंडिया का स्टेट है। सो बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, तुम्हें पता है। स्पेशली दो जगह है, मोजिनराम और चेरापूंजी, यहाँ ना बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। अब फिर भी देखो आयरनी ये है, किसी स्टेट में इतना बारिश होने के बावजूद भी इनका कैपिटल शिलोंग पे हमें वाटर स्कैरसिटी देखने मिलता है। अब अभी सब बात है ना, कैपिटल है, लोग ज़्यादा होंगे तो पानी का कमी तो होता ही है। अब चीज़ को दूर करने के लिए ना ये जो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। फिर जो दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हमारा स्टेट ऑफ तमिलनाडु है ना, ये इंडिया का पहला स्टेट है जहाँ पे ये कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर तुम घर बनाते हो तो तुम्हें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। अब ये चीज़ तो मैं क्या बताऊँ, काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। काश की ये चीज़ें पूरे देश भर में भी लागू किया जाए। इंतज़ार रहेगा हमें उस दिन का जब ऐसा कुछ कानून पूरे इंडिया के लिए बनेगा। हाँ, तो अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को देखने। अभी ये सिस्टम 200 सालों से मेघालय के अंदर में होते आ रहा है। अब देखो मेघालय एक माउंटेनियस रीजन पे बसा हुआ स्टेट है, तो वहाँ पे इरिगेशन करो या कोई भी चीज़ के लिए जो है, नदी तो है नहीं भाई साहब, तो जो पानी मिलता है ना वो पहाड़ों से ही आता है। अब आज से 200 साल पहले तो पाइप जैसा चीज़ होता नहीं था, तो वहाँ के लोग क्या करने लगे, बैम्बो को ही पाइप की तरह इस्तेमाल करके पहाड़ों से क्या कहते हैं उसे कनेक्ट करते थे इन बैम्बोस को, और पानी जो है वहाँ से अपने घरों घरों तक या फिर जो अपने एग्रीकल्चरल फील्ड तक पानी पहुँचा देते।
देखो मैं इतना डीप में नहीं जा रहा, तुम किताब में दिया हुआ है देख लेना। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बता रहा हूँ। मैंने अपना बचपन बिताया है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। देखो काफ़ी प्यारा स्टेट है। तो जो मेरा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था ना, वहाँ पे एक झरना हुआ करता था। अब वो जो झरना था ना, वो भी बैम्बो से बना हुआ था। दूर पहाड़ से वो कनेक्टेड था हमारे स्कूल तक। सबसे खास बात था वो झरने के पानी का कि वो मीठा था, नॉर्मली जो मेरे घर के पानी होता था उससे। हाँ, बारिश के मौसम में क्या होता था, वो गंदा पानी आता था, बट लिटरली गर्मी के मौसम में भाई स्वर्ग था वो। एक तो ठंडा पानी, ऊपर से मीठा पानी, समझ रहे हो। थक के हार के जब तुम आते हो उस झरने के पास और फिर तुम्हें ठंडा और मीठा पानी मिलता है ना, भाई साहब जिंदगी बदल जाती है। तो कुछ ऐसा था। आई होप कि तुम्हें जो इतना लंबा चैप्टर था समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट रहता है तुम्हें तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाके फॉलो भी कर लेना। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतना एनिमेशन करने में ना फट जाता है। और मैं चाहता हूँ ना जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर में ये बोरिंग क्लासेस की जगह एनिमेशन लेके आओ। तो इसके लिए मुझे तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। आई नो तुम फाइनेंशियली तो सपोर्ट नहीं कर सकते, बट जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। चैनल आगे जाएगा तो मैं आगे जाऊंगा, और मैं आगे जाऊंगा तो मेरा सोच आगे जाएगा। और यार कहते हैं ना, लोग रहे या ना रहे उसका सोच रहना चाहिए। तो दैट्स इट, थैंक यू, लव यू ऑल।